कोई बहुत छोटी संस्था नहीं है। अपने अपने तरह से आर्य समाज का भी लोगों ने आकलन किया। कोई तो कहते हैं कि भाई यज्ञ कर लेते हैं, कुछ कहेंगे कि भाई सभा कर लेते हैं, कुछ कहते हैं संस्कार अपने ही आप कर लेते, मतलब अपनी अपनी परिभाषाएं उन्होंने। और ऐसे ऋषि दयानंद के बारे में कोई उन्हें समाज सुधारक कह रहा है, कोई कहता है संस्कृत के बड़े विद्वान थे, कोई कह रहा है कि वेदों के प्रकांड विद्वान थे, कोई कहता है कि भाई ब्रह्मचारी थे। ये सारे गुण उनमें थे। दोनों को जोड़ के देखें, जो महर्षि दयानंद की विचारधारा थी वही आर्य समाज ने उसको प्रतिष्ठित किया। तो आइए इतिहास के पन्नों में आपको ले चलते हैं और ये घटना आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सन 1857 का समय है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। अंग्रेजों के बनाई हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बड़े अत्याचार करना जो है वो शुरू कर दिए थे। और उससे पहले हमारे यहाँ मुगलों आदि का भी राज्य था। तो लगभग 1000 साल का जो गुलामी का जो कालखंड है, तो उस समय 1857 में ऐसी स्थिति बिगड़ गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बड़े अत्याचार करना जो है वो शुरू कर दिए थे। तो बहुत से लोगों को प्रयास से मेरठ छावनी जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, और इसमें नाना साहब, लक्ष्मीबाई, ऐसे लोग इसमें संघर्ष में लग गए थे। इतिहास आप लोगों ने खूब पढ़ रहा है। तो वहाँ पर ये बात रखी गई थी कि ये अब नेतृत्व कौन करेगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया जाए, यहाँ राज्य अपने आप ले लिया जाए, तो राजा कौन बनता। आप में से जवाब आए तो ठीक रहेगा। कौन उस समय राजा चयन होता। अगर वो क्रांति सफल रहती 1857 की, खूब लिख रखा है, 10वीं तक की किताब खूब पढ़ते हैं हम लोग। बताइए कृष्ण मुरारी जी। तो उस समय राजा का चयन होता बहादुर शाह जफर, यही लिखा है। तो कौन बनता, बहादुर शाह जफर। अब जरा विचार करते रहिएगा दिमाग में, अगर वो क्रांति सफल रहती तो भी यहाँ का कोई राजा नहीं बनता। कौन बनता, बहादुर शाह जफर बनता। फिर भी हम वैसे ही रहते, जिसमें कोई गुण नहीं था। अब हुआ क्या कि क्रांति विफल हो गई। तो जो उस समय की महारानी विक्टोरिया थी, उसने ये घोषणा कर दी कि कोई बात नहीं, अब मैं सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले रही हूँ और अब मैं माता पिता के समान भारतीय लोगों की सुरक्षा करूँगा। और जैसे लंदन के जो लोग हैं उनके मैं सुख सुविधा का ध्यान रखती हूँ, वैसे ही मैं भारत के लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखूँगी। तो यहाँ के जो युवा वर्ग जो था, तो ये सोचने लगा कि ठीक है भाई, अब तो विक्टोरिया जो है कि माता पिता के समान जो है कि वो लालन पालन करेगी, तो अब ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक पेड़े पर 50-50 और 60-60 लाशें जो है मार के टांग देते थे, इतना भय पैदा कर दिया था। तो उधर भी वो पस्त पड़ गए थे। तो सारा जो उबाल है वो सब क्या हो गया था, ठंडा पड़ गया था। ये स्थिति थी। तो महर्षि दयानंद आते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि कोई कितना भी करे, किंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि और उत्तम होता है। उस पर गीत भी लिखा हमारे लोगों ने, आर्य समाजियों ने। दुष्ट राजा ने जो अच्छा विदेशी, शिष्य ना अच्छा ये नीति सार दिया, ऋषि वर तेरी जय हो। तो पहली बार उन्होंने फिर से वो जागृति का, अगर ये उबाल ठंडा पड़ गया तो आगे हमारा देश आजाद नहीं होगा। और दूसरी, जो हम अपनी सीमाएं भूल चुके थे, हमें ये पता ही नहीं था कि भारत कहाँ है। भारत जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा थे, मांडलिक राजा, सब एक जिले का, कोई 2 जिले का, तो सब अपना वही समझते थे कि मेरा इतना ही भारत है। तो जो अखंड भारत का जो सपना था वो चूर हो गया था। तो महर्षि दयानंद ने पहले ही अगर कोई व्याख्या की है कि भाई हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर तक, अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, अटक से कटक, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। यानी हमें अपनी सीमा बताई। और एक बड़ी एक विचित्र बात और भी थी, इतिहासकारों से ऐसा लिखवा लिया गया था कि आर्य भी जो है वो बाहर से आए, हम अपनी जाति को भूल गए थे। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि नहीं, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है।
और फिर अपने ग्रंथों में कई जगह वो लिखते हैं कि स्वयंभू मनु से लेकर महाराज धृतराष्ट्र तक, और फिर लिखते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र से लेकर यशपाल पर्यंत, जैमिनी से लेकर के नहीं ब्रह्मा से लेकर के ऋषि जैमिनी तक, ऐसे करके वो ये जो सारी व्याख्याएं देते हैं, ऋषियों की बात कहते हैं, अपने देश की सीमाएं बताते हैं, आर्य राजाओं की सीमाएं बताते हैं, ये सारा कार्य जो है वो महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, बड़े विलक्षण व्यक्ति हैं और बहुत लंबी उनकी सोच है। तो ये कार्य जो है वो उन्होंने किया। और जो शिक्षा व्यवस्था बंद हो गई थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पुरुषों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वहाँ की उस समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि पढ़ना होता तो या तो कोई पंडित अपनी पाठशाला चढ़ाता वहाँ पढ़ते, और या फिर कोई मौलवी जो है पढ़ाता होता वहाँ पढ़ते। आम आदमी को पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं थी। गुरुकुलों को बंद कर दिया था। तो ये जो गुरुकुल की परंपरा चलाई, और फिर बाद में डीएवी कॉलेज जो महात्मा हंसराज ने बहुत बड़ी मात्रा में खोले, तो उनमें इस पढ़ाई का संचार हुआ। तो कई कार्य जो है वो उन्होंने जन आंदोलन के रूप में चलाया और बहुत तेजी से विस्तार हुआ। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है और आते आते 25-30 साल में दुनिया के लगभग हर कोने में आर्य समाज जो है वो पहुंच चुका था। एक आध उदाहरण आपके समक्ष रखें, वर्तमान के संदर्भ में हमने नोट किए हैं कहीं से, कि इस समय जो है कि जो आर्य संस्थाएं चल रही हैं, तो एक समय में, एक कालखंड में लगभग 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो डीएवी कॉलेज, गुरुकुल या फिर आर्य समाज से संस्था जो संचालित संस्थाएं हैं उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ इस समय, ये डेटा है। एक आपके समक्ष और भी रखना चाहेंगे। एक फिजी देश का नाम सुना होगा आपने, एक फिजी देश है। तो वहाँ का एक बहुत, वहाँ की जो फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की आर्य प्रतिनिधि सभा चलाती है, और जैसे अन्य जो मुख्य प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं उसमें उसका नाम आता है। और ऐसे ही साउथ अफ्रीका में डरवन एक शहर है, तो वहाँ पे आर्यन बेनेवोलेंट होम, एक मदर वार्डी है जो कई संस्थाएं चलाती है, वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, और दुनिया की वो जानी मानी संस्था है। और अपने अगर भारत की बात करें तो जितने अनाथालय हैं, विधवा आश्रम हैं, वृद्धा आश्रम हैं, इनको आर्य समाज जो है वो संचालित करता है। और डिग्री कॉलेज और डीएवी कॉलेज तो आपको शाहजहाँपुर में भी मिल जाएगा और बरेली में मिल जाएंगे, और अपने तिलहर में भी मिल जाएगा। ठीक है। और गुरुकुल में बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पर गुरुकुल तो चल ही रहा है। ये इतने मतलब शिक्षा पे जो है आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। वेद जो दुर्लभ हो गए थे, जो लोग कह देते थे कि भाई ये तो चीज़ वेद में लिखी, अब कहते हैं भाई वेद दिखाओ कहाँ है तुम्हारा वेद। तो वेद जो है फिर वो लोगों को उपलब्ध नहीं थे, तो महर्षि दयानंद ने आज पुस्तक के रूप में हम सबको जो है वेद जो है वो सुलभ करा दिए। तो कोई भी व्यक्ति जाकर के वेद को पढ़ सकता है, और ऋषि को जानने के लिए पूरा पूरा आप उनका ग्रंथों का जो है आप अध्ययन जो है वो अवश्य करें, तब आपकी बातें कुछ कुछ जो है वो समझ में आएंगी। आइए कुछ चीज़ों का और देखें। बिना बैंक के आजकल काम नहीं चलता। ठीक है, तो थोड़ा प्रादुर्भाव बताते हैं बैंकों का कैसे हुआ। तो लाहौर आर्य समाज में चिंतन मंथन हुआ, ये विचार किया गया कि भाई पैसा तो हमारा, हम अंग्रेज़ों के बैंक में रखें, पता नहीं वो देंगे भी कि नहीं देंगे। तो वहाँ पर विचार किया गया और सबसे पहले वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की लाहौर आर्य समाज ने स्थापना की, और सबसे पहले जो उसके अकाउंट होल्डर बने वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, आजकल गूगल आज पे भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत बड़ी संस्था जिसमें आप देखें आज भी वो गतिमान है कि कोई भी व्यक्ति हो तो भारतीय जीवन बीमा निगम में उसने कोई ना कोई पॉलिसी जरूर ले रखी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लाला लाजपत राय बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, जिसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। तो वो भी जो है कि लाला लाजपत राय ने ही खोली थी, और उसके बाद में अन्य भी कंपनियां संस्थाएं खुली। परंतु जब इनके विलय की बात आई, जब ये निगम बना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो उसका कद इतना ऊंचा था कि उसका नाम वही रखा गया LIC। सारी कंपनियां उसमें विलय हो गई,
और देखिए लाला लाजपत राय जो है बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। उस समय ऐसा होता था कि बाढ़ भूकंप बहुत आते थे, तो बच्चे जो है वो क्या होते थे, अनाथ हो जाते थे। तो अनाथ होने पे कौन, जो पादरी, जो फादर कहलाता था, तो वो उसका नेचुरल गार्जियन भी माना जाता था, और भाई उसको क्या ईसाई बना देता था। तो इन्होंने बहस की वहाँ पे, वकील थे, तो पूछा, वो जज कहने लगा, हंसने लगा कि अच्छा भाई आप कह तो रहे हो, तो ये बताओ आपका अनाथालय है कहाँ, वहाँ भेज दे बच्चे। तो बोले जाओ आज ही हिसार की कोठी दान करता हूँ, खुल गया, आज ही भेजो। तो पूरी कोठी उन्होंने दे दी, आज भी वहाँ पे अनाथालय चल रहा है। और कैसे अद्भुत अद्भुत व्यक्ति थे। एक घटना आपको हम सुनाएं। जालंधर में एक महाशय थे, तो बड़ी परंपरा थी लोगों की कि